हम लोगों ने असर्शन और रीजन डिस्कस कर रहे हैं। यस सर। और ये जो असर्शन रीजन है वो बेस्ड है किस पर? सेक्शन 19 से लेकर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसके रूल क्या है? गेम जो चल रहा है उसका रूल क्या है? ए ऑप्शन आपको तब करना है जब दोनों स्टेटमेंट सही हों और दूसरा स्टेटमेंट पहले का एक्सप्लेनेशन दे रहा हो। बी कब कर रहे हैं? दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं। सी कब कर रहे हैं? पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत है। और डी कब कर रहे हैं? पहला स्टेटमेंट गलत है लेकिन दूसरा सही है। ठीक है, अब आप लोग बताते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। 1 में आपके सामने प्रश्न है, निहित हित यदि विपरीत आशय न हो हस्तांतरणीय एवं उत्तराधिकार योग्य होता है। बताइए ये लाइन सही है या गलत है? निहित हित हस्तांतरणीय और उत्तराधिकार के योग्य होता है, इट इज राइट और रॉन्ग? बस अभी राइट और रॉन्ग की बात करिए फिर आपसे। राइट, तो यहां टिक करो राइट। दूसरा स्टेटमेंट, निहित हित किसी अनिश्चित भविष्य की घटना पर निर्भर करता है, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। निश्चित घटना। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आप बताइए? ए। सी। ए होने के लिए दोनों सही होने चाहिए तभी ए और बी पर आप बात करेंगे, अदरवाइज ए और बी की बात करेंगे नहीं। ठीक है ना? अब आपका ऑप्शन क्या होगा? ए सही है लेकिन आर गलत है, तो इट इज योर करेक्ट आंसर इज द सी। ओके, आगे बढ़ जाऊं। क्वेश्चन नंबर 2। अब बताइए, अजन्मा व्यक्ति जन्म लेते ही निहित हित प्राप्त कर सकता है, राइट और रॉन्ग? राइट। राइट है ना ये? यस सर। मैडम राइट है? तुम्हारा गलत हो गया, तो यहाँ ये बताओ, अब गलत छोड़ दो, ये राइट है। यही तो आपको ढूंढना है, दोबारा कर रहे हो कि गलती क्यों हुई। इट इज द राइट। आइए, व्यक्ति के अस्तित्व में आने से पूर्व निहित हित नहीं हो सकता, इट इज राइट और रॉन्ग? राइट। अब देखिए, जब दोनों राइट हो जाएं तब आपको विचार करना है whether it is the explanation or not। जब दोनों राइट हो जाएंगे तो नीचे के 2 आंसर आपके खत्म, अब 2 बचे ए और बी में से। अब सोचो, अजन्मा व्यक्ति जन्म लेते ही निहित हित प्राप्त कर सकता है क्योंकि व्यक्ति के अस्तित्व में आने से पूर्व हित निहित नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो यहां पर निहित हित प्राप्त कर सकता है। क्यों प्राप्त कर सकता है? इस बात से जब भी आप रीजन निकालना होता है तो कारण क्यों लगा दीजिए। निकल रहा है? बात पूरी हो रही, दोनों सेंटेंस जुड़ रहे हैं कंजंक्शन वर्ड क्योंकि से, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्योंकि लगाते हैं ए। इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लगाते हैं बस। अच्छा, जैसे सर जो इसमें लिखा हुआ है बी ऑप्शन है, जैसे कभी भी कंफ्यूजन होती है उसी चक्कर में। बोथ assertion and reason are true but R is not the correct explanation of A। तो जो रीजनिंग होगी वो दूसरी सेक्शन की हो सकती है। रीजनिंग कोई रीजनिंग हो सकती है बट जो ऊपर बात कही गई उससे रीजनिंग नहीं होगी। ओके, सही होगी बट उससे रीजनिंग नहीं होगी। ओके, सेक्शन 35 का ऊपर assertion लिखा हो और जो रीजनिंग लिखी है वो हो सकता है 41 की हो या नहीं, 41 की नहीं यार। ओके, उसी की लिखी होगी बट जो हम कहेंगे उसका रीजन नहीं होगा, उसका तर्क नहीं होगा। ठीक है ना? आइए, अब आइए तीसरा क्वेश्चन। समाश्रित हित अनिश्चित घटना पर निर्भर करता है, राइट और रॉन्ग? राइट। ठीक है ना? तो ये भी आपने कहा राइट है। दूसरा, प्रत्येक समाश्रित हित हस्तांतरण की तिथि से ही निहित होता है, इट इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। अब बताओ ऑप्शन क्या होगा? सी। सी। करेक्ट ऑप्शन इज द सी। यही होना चाहिए आंसर। ठीक है ना? तो आपको देखिए कितना इजी वे में आंसर है, सिर्फ इतना करना है, आंसर निकलता है। आइए, क्वेश्चन नंबर 4। एन इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन एन इम्पॉसिबल कंडीशन इज वॉइड। संभव शर्त पर आधारित हित शून्य होता है, राइट और रॉन्ग? राइट। ट्रू। ट्रू।
विधि असंभव शर्तों पर आधारित हित को मान्यता प्रदान नहीं करती, मान्यता नहीं देती। राइट और रॉन्ग? राइट। अब बात आती है ए और बी, ठीक है ना, क्योंकि सी और डी तो चले गए। अब ए और बी में से एक आपको चूज करना है। असंभव शर्त पर आधारित हित शून्य होता है क्योंकि विधि असंभव शर्तों पर आधारित हित को मान्यता नहीं देती, इसीलिए ना। हो गया ना, रीजन आ गया। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। 5, यदि आवश्यक सहमत देने वाला व्यक्ति मर जाए तो शर्त पूर्ण मानी जा सकती है। राइट और रॉन्ग? राइट। विधि असंभव कार्य के पालन की अपेक्षा नहीं करती। राइट और रॉन्ग? राइट। असंभव कार्य के पालन की अपेक्षा नहीं करती है। मर गया है तो असंभव हो गया उसकी सहमत देना, इसीलिए शर्त पूर्ण मान ली जाती है। इसीलिए शर्त पूर्ण मान ली जाती है। रीजन है या नहीं है? तो सरकार की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। ऑप्शन हो गया। चलिए, a person cannot accept a benefit under an instrument and reject its burden. Right. यदि यही निर्वाचन का सिद्धांत है, यही है कि और कुछ है? करेक्ट आंसर भी हो गया। नेक्स्ट 7, प्रत्यक्ष स्वामी द्वारा किया गया हस्तांतरण शून्य होता है। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। यदि हस्तांतरण ने सद्भावना उच्च सावधानी से कार्य किया हो तो ऐसा हस्तांतरण सुरक्षित होता है। राइट। आंसर क्या हो गया? डी। यही है ना? ओके। 43, क्वेश्चन नंबर 8, धारा 43 फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल के सिद्धांत को समाहित करती है। राइट और रॉन्ग? ट्रू। यदि हस्तांतरण बाद में स्वामित्व प्राप्त करने तो हस्तांतरण के विकल्प पर पूर्व हस्तांतरण प्रभावी हो सकता है। ट्रू। अब बताओ ए और बी में से क्या बनेगा? ठीक है, तो कारण बनता है कि नहीं बनता है? सिद्धांत को समाहित करती है क्योंकि यदि हस्तांतरकर्ता स्वामित्व प्राप्त कर ले तो हस्तांतरण को पूर्व हस्तांतरण प्रभावित हो सकता है। आंसर आ गया ए। नेक्स्ट, सह स्वामी केवल अपने हिस्से का ही हस्तांतरण कर सकता है। राइट और रॉन्ग? ट्रू। चलो दूसरा, हस्तांतरण को संयुक्त कब्जे तथा विभाजन का वही अधिकार प्राप्त होता है जो हस्तांतरण करता वो था। ट्रू। अब बताओ ए। रीजन है? ओके, है तो ए। आइए 10, समानता पूर्ववर्ती हस्तांतरण को बाद के हस्तांतरण पर प्राथमिकता प्राप्त होती है। राइट और रॉन्ग? राइट। कोई व्यक्ति अपने अधिकार से बेहतर अधिकार हस्तांतरित नहीं कर सकता। ठीक है ना? ये भी राइट है। क्यों पूर्वता प्राप्त होती है? क्योंकि अपने से बेहतर अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। ये आपने कहा था, दोनों ऑप्शंस में हमने कहा था ये भी हो सकता। चलिए, तो यहां पर भी आंसर क्या हो गया? ए। आइए 11, वाद लंबित रहने के दौरान किया गया हस्तांतरण शून्य होता है। ठीक है ना? रॉन्ग हो गया क्या? राइट? रॉन्ग। हाँ, ऐसा हस्तांतरण न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहता है। ठीक है ना? राइट। आंसर क्या हो गया? डी। डी आंसर हो गया। नाउ लिस पेंडेंस का सिद्धांत लोकनीति पर आधारित है। राइट और रॉन्ग? नेक्स्ट, यह पक्षकारों के वाद के दौरान संपत्ति हस्तांतरित करके न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी करने से रोकता है। राइट। ठीक है ना? अब बताइए रीजन है? ए। गुड। आगे बढ़िए 13, कपटपूर्ण हस्तांतरण शून्य होता है। राइट और रॉन्ग? ट्रू। नहीं, रॉन्ग। चलिए, क्या लेनदारों के विकल्प पर विलोपनीय होता है? राइट। ठीक है ना? ठीक है, लेकिन इसमें आंसर ए होगा कि बी है? ए होगा कि डी है? करेक्ट आंसर क्या था?
डी डी नहीं, करेक्ट आंसर क्या था इसमें लिस्ट में? डी है सर। डी था। यस सर। एक किया तो टुकड़े जबरदस्ती एक करें तो ये शून्य नहीं होता, शून्यकरण नहीं होता है और ये सही है ना। 14 धारा 53 हस्तांतरित को स्वामित्व प्रदान करती है। 53 स्वामित्व प्रदान करती है। यस सर। यस सर। नहीं करती। कहाँ स्वामित्व देती है? कब्जे को प्रोटेक्ट करती है। आंसर डी होना चाहिए। स्वामित्व नहीं देती, स्वामित्व और दे देती तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती। ठीक है ना। ऑप्शन डी। 15 धारा 53 के का प्रयोग केवल ढाल के रूप में किया जा सकता है, राइट और रॉन्ग? राइट। यह हस्तांतरित के पक्ष में स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती, राइट और रॉन्ग? ये रॉन्ग है। स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती। मेरा लिखा रॉन्ग ही होगा। स्वामित्व उत्पन्न करती है क्या? यहाँ क्या लिखा है? नहीं करती। तो वही तो आप भी कह रहे हो नहीं करती, ये भी कह रहा है नहीं करती, है फिर क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना। दोनों राइट। 53 का प्रयोग केवल ढाल के रूप में किया जा सकता है। यह हस्तांतरित पक्ष में स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती। क्यों ढाल के पक्ष में किया जाता है? क्योंकि स्वामित्व का कोई सृजन नहीं होता। आप बताओ आंसर क्या था, ए या बी? ए था ना। 16 धारा 41 के प्रयोग हेतु वास्तविक स्वामी की सहमति आवश्यक है। आवश्यक है। ऐसी सहमति के अभाव में हस्तांतरण का प्रत्यक्ष स्वामी नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो गया? आपने लिखा था ना, उसमें पढ़ा था वास्तविक स्वामी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहमति से दूसरा व्यक्ति दृश्यमान स्वामी है उस पर, इसे लिखा था। आइए, निर्वाचन का सिद्धांत साम्य पर आधारित, राइट और रॉन्ग? ट्रू। ट्रू। कोई व्यक्ति एक ही दस्तावेज को स्वीकार और अस्वीकार दोनों नहीं कर सकता। ट्रू। ठीक है ना। क्योंकि है कि नहीं है? नहीं। क्योंकि नहीं है। अच्छा, इलेक्शन का सिद्धांत साम्य पर आधारित है क्योंकि एक व्यक्ति एक ही दस्तावेज को स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता। साम्य क्या कहती है? सामने ये दोनों ही हैं, नीचे वाला सही है। ठीक है ना। दोनों हाथ में हम लड्डू रखेंगे, ऐसे कैसे होगा? एक में रखो, एक दूसरे को दो, राइट? ए ये लड़की अपना सही कराने के चक्कर में लगी है, ऐसे आओ। 18 धारा 45 तब भी लागू होती है जब हस्तांतरित जानता हो कि हस्तांतरणकर्ता के पास स्वामित्व तो नहीं था। ठीक है ना। धारा 45 के अंदर हस्तांतरी का की सद्भावना आवश्यक शर्त नहीं है। ठीक है ना। तो धारा 43 तब भी लागू होती है जब हस्तांतरी जानता हो कि हस्तांतरणकर्ता के पास स्वामित्व नहीं था। ये राइट और रॉन्ग? रॉन्ग है। सद्भावना होनी चाहिए। धारा 43 के अंदर सद्भावना आवश्यक शर्त नहीं है। ठीक है ना। ये भी गलत है। वो लोग सद्भावना है या नहीं? मुझे तो लगता है सद्भावना है। सिर्फ आप बैरक में देख लीजिए, मुझे लगता है ये प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, एक गलत आ जाता है। 19 धारा 48 के अंतर्गत सद्भावना प्राथमिकता अधिकारों के सृजन के क्रम पर निर्भर करती है, राइट और रॉन्ग? सर। केवल पंजीकरण की प्राथमिकता निर्धारित करता है। यस। आंसर क्या होगा? सी। 20 लास्ट। प्रत्यक्ष स्वामी से सद्भावना में खरीदने वाला व्यक्ति बाद लंबित रहने पर भी सदैव सुरक्षित रहता है। ठीक है ना। बाद लंबित रहने पर सुरक्षित रहता है। बाद लंबित रहने का सिद्धांत बाद के दौरान बाद के हस्तांतरी के अधिकारों पर प्रभावी होता है। ठीक है ना। इसमें आंसर आपका ए होना चाहिए। मैंने मेरा ए लगा है। ए लगा। ए है भी कि नहीं? सर मेरा ए लगा था। नहीं तो गलत है। उसका गलत। सर ऑप्शन में गलत। ऑप्शन में क्या है ये बताओ? ऑप्शन में पता नहीं सर। देखना पड़ेगा, लिखा नहीं पर मैंने तो ए लगा। डी। डी का मतलब क्या हुआ? ये गलत, ये सही।
ये सही है गलत ये सही है। हाँ, सही है। तो ये भी आंसर सही हो सकता। देखो मतलब गलत नहीं होगा। प्रतिस्वामी सद्भावना में खरीदने वाला व्यक्ति वाद लंबित रहने पर भी सदैव सुरक्षित रहता है। सदैव शब्द लिखा है ना, इसलिए फेल हो गया, इसलिए डी है। सदैव ना होता तो फिर काम बन जाता। बात तो अभी लंबी चल रहा है ना, डिसाइड तो हाँ, लंबित रहने के बाद सदैव सुरक्षित रहता है, सदैव नहीं रहता, इसलिए डी पे चल जा रहे हैं आप लोग। ठीक है ना, तो दैट्स माय डी, अदरवाइज डी नहीं होता। सर 40 नंबर वाला को दिखा दीजिए। 40 नीचे आंसर शीट। ओके, तो ये आपका विद असर्शन रीजन। हम लोगों ने सेक्शन 19 से 53A तक की यूनिट पढ़ी थी, और इस यूनिट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए? जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे वो भी सॉल्व किए, जो एमसीक्यूज हैं वो भी सॉल्व किए, और असर्शन रीजन वो भी सॉल्व किए। ठीक है ना, तो मेरी तरफ से आपको कंप्लीट चीजें दी गई हैं। अब आपका रिवीजन कितना बेहतर होता है उस पर निर्भर। रीजनिंग थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आया आपने जो है। ठीक है ना, हाँ, राइट। तो आज की सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट जो मीटिंग है हम लोगों की आगे कमिंग मंडे को होगी। अब तो कल आपका जीएस का क्लास है, और मंडे को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का नेक्स्ट क्लास होगा, और 6 अदर डेज में अदर क्लासेस जैसे चलते हैं वैसे चलते रहेंगे। गुड डे।